नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस लेके आए हैं हम। ये साइंस मैथ्स वालों के लिए है। इससे पहले मैं एसएसटी और लेवल 1 वालों की टेस्ट सीरीज चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, या फिर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हो जो तैयारी कर रहे हैं रीट मेंस की, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत फायदा होगा इससे। तो आज हम साइंस मैथ्स की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें माइनर टेस्ट 1 होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके सारे टेस्ट डालती रहूंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पेपर 300 नंबर का होगा, 150 प्रश्न होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, हमें उत्तर से दक्षिण जो है सही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? नाली। ठीक है, नाली कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, घग्गर नदी का क्षेत्र जो हनुमानगढ़ में है उसको नाली कहा जाता है। मैं आपको राजस्थान के मैप से ही बता देती हूँ, 1 मिनट। ये राजस्थान है। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पे जो घग्गर नदी जाती है उसका जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ में, उसको क्या कहते हैं? नाली। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है धरियन। धरियन कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में स्थानांतरणशील बालू का स्तूप है। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं स्थानांतरण। तो बालू का स्तूप है ये धरियन, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, सैंड ड्यून्स। उसके बाद आता है ऊपरमाल। ऊपरमाल क्या है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक पठारी क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है यहाँ पे क्या है? ये पठारी क्षेत्र है, इसको ऊपरमाल बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा भोमट, जो कि दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर उदयपुर का क्षेत्र है। ठीक है, ये दक्षिणी राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? भोमट। ठीक है, ये क्या है? ऊपरमाल। ये नाली बता ही दिया, और ये है धरियन। ठीक है, ये बालू का स्तूप है। कैसे बालू का स्तूप है? स्थानांतरणशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, टोंक में है इसका विस्तार सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। राजस्थान की धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? ठीक है, क्वेश्चन को पहले आपको सही से पढ़ना है। ठीक है, उसमें क्या पूछ रहा है, सही है गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में मेरे से गलत हो जाता है तो आप क्वेश्चन के ऊपर गोला लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये लगा कथन गलत पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है, तो इससे क्या है, आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो ये कथन क्या है? गलत है। बाकी सारे भी देख लेते हैं हम। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, सही है ये। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। और उत्तर पूर्वी मैदान जो है ये गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, सिंधु नहीं आएगा। ये जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है ना, ये गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चांदवाड़ा क्षेत्र में। ठीक है, और कितना ऊंचा है? तो ये 517 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, असत्य बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका उत्तरी पश्चिमी भाग दक्कन की उच्च भूमि कहलाता है।
बाकी सारे जो कथन है वो सही है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मोहनगढ़, जैसलमेर व सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। ठीक है, 1000 मीटर से जो ऊंचे जो है शिखर वो हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और देलवाड़ा। ठीक है, ये तीनों ही क्या है 1000 से ऊपर है। कमलनाथ जो है वो 1001 है। ठीक है, कमलनाथ कितना है 1001 मीटर है। कमलनाथ है कहाँ पे, तो ये उदयपुर में है, हमें जगह भी याद रखनी है, उदयपुर में है। फिर इसके बाद आता है ऋषिकेश, तो ये कहाँ है, सिरोही में है ऋषिकेश। कितना ऊंचा है ये 1017 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसके बाद आता है लास्ट में देलवाड़ा, तो देलवाड़ा सबको पता ही है, ये सिरोही में है और ये 1442 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं पतला कर देती हूँ ताकि ये आराम से लिख पाऊँ मैं, है ना। तो ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर है ये। फिर इसके बाद कमलनाथ की पहाड़ी, ये उदयपुर में है, 1001 मीटर। और इसके बाद ये देलवाड़ा जो है ये सिरोही में है, 1442 मीटर ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बनास बेसिन का भाग है ये। ठीक है, बनास बेसिन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो क्या आता है, ठीक है, दो भागों में बांटा है। तो पहला जो है उसको तो क्या कहते हैं, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, क्या कहते हैं, मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं उसको। दूसरा वाला जो आता है इसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान। ठीक है, पहला मालपुरा करौली का मैदान, दूसरा मेवाड़ का मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिरावास व बबाई जो है वो उत्तरी अरावली से संबंधित है। सिरावास अलवर में है और बबाई जो है वो कहाँ है, झुंझुनू में है। ठीक है, बबाई, झुंझुनू और सिरावास अलवर। ठीक है, अरावली जो है उसको तीन भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और ये दक्षिण अरावली। ठीक है, ये पूरी अरावली है, ये उत्तरी है, ये मध्य अरावली है और ये दक्षिण अरावली है। ठीक है, तीन भागों में बांट रखा है अरावली को। तो ये उत्तरी अरावली के पूछ रहे थे, तो ये अलवर और झुंझुनू जो है जयपुर भी इसी में आ जाता है। ठीक है, और मध्य अरावली में जो है मुख्यतः क्या आता है, अजमेर आता है। ठीक है, मध्य अरावली में अजमेर आता है और दक्षिण अरावली में उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, ये सब कुछ दक्षिण अरावली में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन है। पूर्वी मैदान जो है उससे संबंधित हमें असत्य कथन बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इस प्रदेश के बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये मेवाड़ का मैदान जो है मैंने अभी आपको बताया था कि बनास बेसिन जो है उसको दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो आता है मालपुरा करौली वाला मैदान और एक आता है मेवाड़ का मैदान। तो मेवाड़ का मैदान जो है वो उत्तरी भाग नहीं है, वो क्या है, दक्षिणी भाग है। ठीक है, दक्षिणी भाग है वो। बाकी सारे कथन सही हैं, तो हम बाकी को भी रीड कर लेते हैं। यह प्रदेश भू आकृतिक रूप से विविधता युक्त है। ठीक है, इस प्रदेश को प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान। इस मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां क्या है, बनास, बाणगंगा, माही, सोम, जाखम व चंबल आदि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 11, बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सतूर। ठीक है, ये बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 353 मीटर। ठीक है, 353 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित स्थलाकृति भूदृश्य में से असंगत युग्म की पहचान करें। असंगत बताना है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रेग, रेतीला मरुस्थल। ये गलत है। रेग का मतलब होता है मिश्रित मरुस्थल, ठीक है। रेग का मतलब क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल, मतलब जो पथरीला भी होगा, है ना, और रेतीला भी होगा, ठीक है। तो रेग जो है वो क्या है? मिश्रित मरुस्थल है। बाकी हम देख लेते हैं ढांड क्या होता है। मरुस्थलीय प्रदेश में जो अस्थायी जो झीलें बन जाती है पानी की, उनको ढांड कहते हैं। इंसेलबर्ग क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियां हैं इंसेलबर्ग। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम नेबखा, झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप जो है ना, मान लो ये कोई झाड़ी है, ठीक है, इसके सहारे अगर कोई बालू का स्तूप बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? नेबखा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 मेवल क्या है? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय जो क्षेत्र है, ठीक है, मान लो ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है, इसके बीच का जो ये पर्वतीय क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? मेवल, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से भी बता देती हूँ ताकि हमको क्या है कि बोली हुई लिखी हुई चीजें इतनी याद नहीं रहती, जितना अगर हमको ड्राइंग डायग्राम कुछ देख लेते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहता है, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 अरावली को दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश या दरार है? तो उसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन महान सीमा भ्रंश। इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है जी, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, महान सीमा भ्रंश, ठीक है। तो जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये अरावली है, ठीक है, और ये है अपना दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, इसके बीच में जो है यह महान सीमा भ्रंश आ जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आ जाता है इसके बीच में, ठीक है, इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। और ये कौन कौन सी जिलों में है? तो ये आ जाएगा अपने धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़, उत्तरी कोटा आदि जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। सारे जिलों का नाम एक बार वापस बोल देती हूँ मैं, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर, फिर आ जाता है बूंदी, कोटा, चित्तौड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर हमें पहचान करनी है, तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले हाड़ौती आएगा, फिर ऊपरमाल, लसाड़िया, भोराट और आबू। जैसे हमको इस तरीके से नहीं आता है तो आप राजस्थान का मैप भी बना के देख सकते हैं कि सबसे पहले हाड़ौती आएगा, उसके बाद ऊपरमाल आएगा, फिर उसके बाद लसाड़िया आएगा, उसके बाद आता है भोराट और सबसे लास्ट में आबू आ जाता है, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है दिशा हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 16 राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन जुरासिक व इयोसिन काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है, ठीक है। ये जो हाड़ौती पठार जो है ना, ये हाड़ौती पठार है, इसको दक्षिण पूर्वी पठार भी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, देवगढ़ का पीडमांट मैदान। तो ये इसका हिस्सा नहीं है। ये पीडमांट मैदान जो है ये बनास बाणगंगा जो बेसिन थी ना, बनास मैदान जो था, ठीक है, बनास मैदान देख लेते हैं हम, बनास मैदान का उपभाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? ठीक है, जीवावशेष बालू का स्तूप। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अवरोधी बालू का स्तूप। ठीक है, अवरोधी बालू का स्तूप क्या होता है कि कोई अवरोध के कारण, अवरोध मतलब कोई रुकावट है ना, जैसे मान लो कि कोई ये कोई पेड़ आ गया, ठीक है, या फिर कोई झाड़ी आ गई या कोई घर आ गया, ठीक है, इनकी वजह से जैसे ये आई मिट्टी, ठीक है, रेत आ रही है और ये अवरोध आ गया तो ये बालू का स्तूप यही बन जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। या इधर से आ रही है तो इस पेड़ के सहारे सहारे बन गया, इस घर के पास में बन गया, तो इनको अवरोधी बालू का स्तूप बोलते हैं।
और इन्हीं को क्या है, जीवावशेष बालू का स्तूप भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विंध्यन कगार भूमि प्रमुखतः निर्मित है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बालू का पत्थर व शैल से निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत, ये क्या है, गलत है ये। तो डोरा पर्वत जो है ये कहाँ है, ये अपने जालोर की पहाड़ियों में आता है। ठीक है, डोरा पर्वत जालोर की पहाड़ियों में आता है। बाकी सारे सही है। घग्गर मैदान, उसको नाली बोलते हैं, ठीक है, हनुमानगढ़ में। फिर शेखावाटी प्रदेश जो है वहाँ पे जोहड़ जो है ये जल संरक्षण की तकनीक है। ठीक है, जोहड़ जो है वो कुएं होते हैं। ठीक है, फिर लूनी बेसिन में नेहड़ है, नेहड़ जो है ये अपने जालोर में होता है, नेहड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 21, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है डोरा पर्वत, तो अभी हमने देखा था ये जालोर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमली घाट, तो ये कहाँ है, अपने राजसमंद में है। फिर हर्ष की पहाड़ियाँ, तो ये अपने सीकर में है। और हाथीनाल ये अपने उदयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य बताना है हमको, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, टर्शियरी युग तो काफी बाद में आया था, है ना। तो अरावली जो है बहुत पहले ही बन गई थी, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है ये। तो इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक है, और ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और भी देख लेते हैं, इसके सारे बाकी फैक्ट्स जो है वो सही हैं, उनको देखते हैं। यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ठीक है, तो बाकी सारे कथन जो है वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत है। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है, लावा की दरारी उद्गार से हुआ है। ठीक है, लावा से हुआ है। ठीक है, जब लावा जो है वोल्केनो ज्वालामुखी से बाहर आया तो उससे जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसको मध्यम काली मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ठीक है, तो ये फॉस्फेटिक शैलों के शरण से गलत है, ये ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण। और इसके जिले भी याद रखने हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, सिरोही पाली भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों की अधिकांशतः निम्नलिखित में किस मृदा पाई जाती है। ठीक है, सिरोही पाली भीलवाड़ा उदयपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंसेप्टिसॉल्स। तो ये मैं मृदा को आपको याद करने का एक तरीका बता देती हूँ। ठीक है, हाँ ऐसे होगा। ये अपना राजस्थान है मान लो। ठीक है, तो ये जो अरावली वाला क्षेत्र है ना, ये मान लो अरावली वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा कम बन गया, ये अरावली वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है इसको बोलते हैं इंसेप्टिसॉल्स। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में सही नहीं हो रहा है तो आप लोग समझ लीजिएगा, इंसेप्टिसॉल्स। पश्चिमी राजस्थान में जो पाई जाती है मृदा वो कौन सी है, एरिडीसोल। ठीक है, एरिडीसोल्स। और एक और पाई जाती है एंटीसोल। फिर इसके बाद जो ये पूर्वी मैदानी भाग है, ये पूर्वी मैदानी भाग, यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है उसको बोलते हैं एल्फीसॉल।
ठीक है, ये एल्फी सोल है। और ये अपना जो हाड़ौती का पठार है, ठीक है, दक्षिण पूर्व पठार भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो पाई जाती है वो वर्टिसोल है। ठीक है, तो ये वापस मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये राजस्थान है। अरावली वाला जो क्षेत्र है, ये अरावली वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ जो मृदा पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी जो अपना मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ एरिडीसोल, एरिडी यानी कि एकदम शुष्क मृदा जो होती है वो, और एंटीसोल पाई जाती है। फिर ये अपना पूर्वी जो मैदानी भाग है यहाँ पर एल्फीसोल पाई जाती है। और ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है हाड़ौती पठार, वहाँ पे वर्टिसोल यानी कि काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये है पूरा मृदा का वर्गीकरण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका 24 का फर्स्ट ऑप्शन जो है अपने करेक्ट हो जाएगा, इंसेप्टिसोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सा मृदा प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सीरोजेम्स हनुमानगढ़ चूरू। ये जो है गलत है। ये सेरोजम्स जो है, ठीक है, सेरोजम ये कहाँ पाई जाती है? ये गंगानगर में पाई जाती है। ठीक है, गंगानगर में पाई जाती है ये। बाकी सारे सही है, रेवेरिना गंगानगर में सही है, जिप्सी फेरस बीकानेर में, और स्लेटी भूरी ये जालोर और पाली में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है, कौन सी मृदा है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पर्वतीय मृदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 27, सुमेलित कीजिए, मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और हमें जलवायु प्रदेश दे रखे हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान करते हैं। सबसे पहले है एरिडीसोल। तो मैंने आपको बताया था कि ये एरिड यानी कि एरिड, एरिड जो है उसका मतलब होता है शुष्क। ठीक है, तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाएगी। फिर इसके बाद आता है इंसेप्टिसोल। तो ये अपने अरावली पर्वतीय क्षेत्र यानी कि अर्धशुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाएगी। फिर एल्फीसोल जो है ये पूर्वी मैदानी, तो ये अपने हो जाएगा उप आर्द्र और आर्द्र। और वर्टिसोल जो है ये आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्टस उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? ठीक है, कौन सा? क्रोमोस्टर्टस। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वर्टिसोल। ठीक है, कोई मृदा है जैसे, तो उसके उप मृदा समूह भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले RS प्री में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद से सभी जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि मृदा जो है उसका उप मृदा समूह आपको बताना होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोस्टर्टस जो है ये वर्टिसोल मृदा का है। ठीक है, तो ये मृदा जो टॉपिक है इसकी मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और भी मैं वहां पे काफी सारी PDF वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से राजस्थान में मृदा की समस्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सारे ही हम राजस्थान में तो मृदा की समस्या, भाई मृदा अपरदन होता रहता है, सेम की समस्या है यहाँ पे, है ना। तो मृदा अवकर्षण जो है उसकी समस्या है, लवणता की समस्या है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 30 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। ठीक है, इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो इसका जो है सही आंसर क्या है, उपयुक्त विशेषताएं किस मृदा की है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मरुस्थलीय मृदा जो है उसकी विशेषताएं हैं ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 31, काली मृदा जानी जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रेगुर मिट्टी से। ठीक है, काली मृदा को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं उसको। ठीक है, काली मृदा को ही क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 32, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है?
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एरिडीसोल और एंटीसोल जो मृदा है वो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, एरिडीसोल मृदा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और एंटीसोल जो है वो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई मृदा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आपको पूछते हैं तो आप लोगों को बताना है एरिडीसोल। ठीक है, और सेकंड नंबर पे एंटीसोल मृदा है। ये दोनों ही पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। 33, भूरी रेतीली कछारी मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सी मृदा? भूरी रेतीली कछारी मृदा। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस मिट्टी में चावल व मक्का की खेती की जाती है, यह कथन असत्य है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य में पाई जाती है। फिर इस मिट्टी का रंग जो है लाल व भूरा होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और इस मिट्टी में क्या क्या उगाया जाता है, तो बाजरा, ज्वार, तिल, इसबगोल, गेहूं, सरसों, ये सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चावल और मक्का का उत्पादन इसमें नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। 34, निम्नलिखित में से उपयुक्त जिला युग्म की पहचान करें जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अजमेर, राजसमंद, पाली में जो है लाल पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है? ठीक है, रेतीली और बलुई दोमट मृदा, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, लगभग 2/3 भाग पर। ठीक है, 2/3 भाग पर जो है रेतीली और बलुई मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हम। एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। मैस्लो का यह कथन किस आवश्यकता की पूर्ति की बात करता है? ठीक है, तो ये अपने साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, मनोविज्ञान की। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आत्मसिद्धि। ठीक है, तो मैस्लो ने जो आवश्यकताएं बताई थी उसमें सबसे उच्चतम स्तर पर, सबसे ऊपर जो है ये आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति जो है होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। 37, वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, अंतर्नोद। अंतर्नोद यानी कि चालन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चालन भी बोल सकते हैं आप, इसको ड्राइव भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ड्राइव, है ना। तो ये अंतर्नोद या जो चालन है यह किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि आवश्यकता ही अंतर्नोद को जन्म देगी। ठीक है, मान लो कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, अब मतलब मेरे को भूख लग रही है, खाना मेरी आवश्यकता है। ठीक है, तो खाने के लिए ही क्या मैं चालन करूंगी। ठीक है, मैं काम करूंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य कथन बताना है। ठीक है, अभिप्रेरणा, तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोगी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जो है वो छात्र की रुचि को बढ़ाती है और अवधान निर्माण में भी सहयोगी होती है। ठीक है, और बाकी सारे जो फैक्ट्स हैं वो सही है, तो आप इसको पढ़ लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है, उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती थी मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जब उसके दोस्त पूछते हैं तो बस इतना ही कहता है कि इरादा सिलेक्शन नहीं रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है। मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोविज्ञान के सिद्धांत से बेहतर समझा जा सकता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ब्रूम का सिद्धांत जो है, जिसको क्या कहते हैं, प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक है, प्रत्याशा सिद्धांत जो है वो ब्रूम ने दिया है, विक्टर ब्रूम नाम है इनका। ठीक है, तो ये देखो, ये हम सबकी कहानी है कि भाई हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का इरादा सिर्फ सिलेक्शन लेने का नहीं होता है ना, उनको रैंक चाहिए कि भाई अच्छी रैंक आएगी तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब मेरे को पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक
और बाकियों का तो क्या होता है यार, सिलेक्शन होना चाहिए बस, बाकी चाहे कहीं भी भाई कहीं भी हमको दे दे, बस बस एक बार नौकरी लग जाए हम लोगों की, ठीक है। तो ये जो है ये प्रत्याशा का सिद्धांत है जो विक्टर ब्रूम ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे, व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वुडवर्थ ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु से। ये एक मिनट, हाँ अरस्तु से माना जा सकता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है वो अरस्तु के समय से माना जा सकता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है, ठीक है, वो यूरोप में पेस्टोलॉजी हर्बर्ट फ्रॉबेल के कार्यों से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42, असत्य कथन बताइए, हमें असत्य ही बताना है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन मानते हैं, गलत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 43, एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है जिसने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, यह संप्रदाय है, तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन व्यवहारवाद। पहला तो ये कि व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म जो है ये इसके प्रवर्तक कौन थे, तो वॉटसन थे, ठीक है। कौन थे? वॉटसन, जे.बी. वॉटसन, पूरा नाम है जे.बी. वॉटसन, ठीक है, ये इसके प्रवर्तक थे। इसमें क्या कहा गया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है वो प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन है। फिर कहा गया कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान है, ठीक है, और इसमें जो है निरीक्षण और मापन पर बल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार है, तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है, ये सारे कथन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45, एक छात्रा परी रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है, वह कहती है मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं यह क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन परी की अभिप्रेरणा की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से विश्लेषित करता है, तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणाएं सक्रिय है, आंतरिक और बाहरी, और यह मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है। तो परी के व्यवहार में जो है दोनों प्रकार की प्रेरणाएं सक्रिय है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा भी है और बाह्य अभिप्रेरणा भी है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? इसका स्रोत जो होता है वो मनुष्य के भीतर होता है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा जो है मनुष्य के खुद के अंदर से आती है, और बाह्य अभिप्रेरणा जो है वो कोई बाहरी मतलब तत्व या कोई चीज से आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम 46, कक्षा में एक बच्चा पढ़ते समय शब्दों को उल्टा पढ़ता है, जैसे वॉस को सौ पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ता है, वह अन्य विषयों में सामान्य प्रदर्शन करता है पर पढ़ने में परेशानी होती है, सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उसे डिसलेक्सिया हो सकता है, ठीक है। डिसलेक्सिया के जो लक्षण है, ठीक है, उसमें क्या होता है, भाषाई विकास में देरी होती है, ठीक है, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई आती है, ब्लैक बोर्ड से नोटबुक, जब नोटबुक में हम कॉपी करते हैं लिखते हैं तो कठिनाई होती है, ठीक है। इसका असर जो है बालक के पढ़ने लिखने और स्पेलिंग बोलने की क्षमता पर भी पड़ता है, ठीक है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि बालक जो है वो उल्टा पढ़ रहा है ना, तो ये भाषाई विकास में देरी हो रही है उसको, ठीक है, वो ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में उतार नहीं पा रहा है, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई हो रही है और स्पेलिंग वगैरह में भी इसमें दिक्कत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 47, निम्न में से कौन सी स्थिति को लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं रखा जाता? तो इसका सही आंसर है श्रवण बाधित होना जो है, बाकी सारी इसकी ये डिसेबिलिटी हो जाएगी, लर्निंग डिसेबिलिटी,
ठीक है, डिसलेक्सिया अभी हमने देख ही लिया है। फिर डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि बालक को लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, डिस्ग्राफिया ये लिखने से संबंधित है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिसलेक्सिया देख लिया हमने, भाषा संबंधित उसको दिक्कत होती है। फिर डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, ठीक है, कैलकुलिया से हम दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलिया यानी कि गणित से संबंधित उसको बालक को दिक्कत होती है। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, अपन कैलकुलेटर किस में काम आता है भाई, अपने गणित में काम आता है, तो गणित से संबंधित है। डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित उसको दिक्कत होती है। और डिसलेक्सिया जो है वो क्या है, अपने भाषा मतलब भाषा या पढ़ने से रिलेटेड जो है बच्चे को, ठीक है, ये पढ़ने से संबंधित दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 48, यदि कोई छात्र गणित में सामान्य से बहुत पीछे है जबकि अन्य विषयों में उसका प्रदर्शन अच्छा है, तो एक संवेदनशील शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम सोच के खुद भी कर सकते हैं कि एक बच्चा जो है मैथ्स में बहुत कमजोर है, ठीक है, लेकिन वो बाकी विषयों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो एक टीचर को जो है क्या करना चाहिए? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, उसकी अधिगम अक्षमता की जांच करवाना। ठीक है, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसकी जांच करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे चलते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या माना गया है? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, मान्यता प्राप्त विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, डिसलेक्सिक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और मल्टी सेंसरी टेक्निक का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 51, एक मटर के पौधे में लंबे डंठल टी का गुण वर्चस्वी है जबकि बौने डंठल टी का गुण जो है वो अप्रभावी है। अगर दो हेटेरोजोनाइज लंबे पौधे को क्रॉस किया जाए तो बौने पौधे का आनुवंशिक अनुपात होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडल के किस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पृथक्करण का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 53, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशक्रम है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ड्रेवर जो है, जेम्स ड्रेवर जो है, उन्होंने क्या कहा कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही क्या है, वंशक्रम है। ठीक है, माता पिता की जो भी विशेषताएं हैं, मतलब शारीरिक यानी कि शरीर से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, तो वो सारी जब उनके बच्चों में चली जाती है तो इसी को वंशक्रम कहा जाता है। ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, माता पिता के बीज कोशों में विशिष्टताएं होती है, इसमें उपस्थित अनेक पितरों के कारण विभिन्न संयोजन से संतान का निर्माण होता है। सोरेनसन का यह कथन वंशक्रम की किस नियम की ओर संकेत करता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भिन्नता का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा अपने। इस नियम के अनुसार क्या है, बालक जो है अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ अलग होता है। इस प्रकार एक माता पिता के बालक जो है दूसरे से समानता रखते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। देखते ना कि अपन सब भाई बहन जो है वो अलग है, एक जैसे नहीं है अपन सारे भाई बहन, जबकि हम एक ही माता पिता की संतान हैं, पर फिर भी हम सब में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, असत्य कथन छांटिए, असत्य बताना है हमको इसमें। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मात्र व प्रत्यय कोश में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, ये असत्य हो जाएगा अपने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? वर्णन नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यह शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। अच्छा यहाँ पे है इसका सही, वही मैं सोचूं
ये तो सही लग रहा है मुझे। 56 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना। तो इसमें केवल 2 और 4 जो है, ठीक है, 2 और 4 जो है वो गलत है। 2 और 4 ये क्या है, अपने गलत हो जाएंगे, देख लेते हैं। यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। यह शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 57, माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है। वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑटिज्म। ऑटिज्म को हिंदी में स्वालीनता बोलते हैं, ठीक है, स्वालीनता, ठीक है, स्वालीनता, ठीक है, इंग्लिश में इसको ऑटिज्म कहा जाता है। यह एक विकासात्मक विकार है, ठीक है। ये जो है व्यक्ति के संप्रेषण कौशल, यानी कि हम किसी से बातचीत वगैरह कैसे करते हैं उस पर जो है असर डालता है, ठीक है, कि वो व्यक्ति समाज में कैसे पेश आता है, ठीक है, हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं उस पर जो है ये जो विकार है ये असर डालता है। इसके लक्षण क्या क्या, ऑटिज्म कैसे पता चलता है कि हम किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम किसी से सही से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर सामाजिकता का अभाव है, ठीक है, हम जो है अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, मतलब ठीक है, बातचीत में असमर्था, ठीक है, बातचीत नहीं कर पाते हैं, सीमित शौक होते हैं, ठीक है, कोई शौक ही नहीं है उसका, उसको खाने पीने का, कहीं जाने का, कुछ पढ़ने का उसको शौक ही नहीं है। वो एक जगह बैठा है तो एक ही जगह बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, उसको अकेलापन पसंद आता है। अत्यधिक प्रकाश एवं ध्वनि के प्रति संवेदनशील, ठीक है, बहुत ज्यादा रोशनी आ गई, तेज आवाज हो गई तो उससे उसको परेशानी होती है। दोहराव युक्त व्यवहार, है ना, एक ही व्यवहार वो बार बार करता है। तो ये सारे जो है अपने ऑटिज्म के ये अपने लक्षण है, ठीक है। आपके पास भी कोई बच्चा ऐसा होता है तो उसको ऑटिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है अथवा किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। शक्ति अभिप्रेरक अभिव्यक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार यह कौन सी विधि है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बाहरी स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59, शैक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला, शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान किया है। दूसरा, छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा, यह शिक्षक में बुद्धि लब्धि के विकास में सहायक है। चौथा, यह शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधारने में मदद करता है। पांचवा, यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। उपयुक्त में से हमें सही उत्तर जो है चुनना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल 1, 2 और 5 जो है वो सही है, ठीक है, बाकी जो है तीसरा चौथा जो है ये गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम 60 पे। सत्य कथन ज्ञात कीजिए। पहला, जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दूसरा, कोई अभिप्रेरक पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं होता है। तीसरा, 1 व 2 दोनों, और चौथा, एक इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 61, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर चुनें। पहला, यह परियोजना राजस्थान के 29 जिलों में विस्तृत है। दूसरा, यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की प्रमुख पहल है। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, केवल बी जो है वो सत्य है, पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला कथन गलत कैसे है? तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो है यह अपने देश के 4 राज्यों के 29 जिलों में है। ठीक है, 4 राज्यों के 29
जिलों में है, न कि राजस्थान के 29 जिलों में। ये 4 राज्यों में चल रही है। कौन कौन से राज्य हैं ये? कौन कौन से 4 हैं? तो ये अपना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली है ये, और इनके 29 जिलों में चल रही है। राजस्थान के कितने जिलों में चल रही है? राजस्थान के 19 जिलों में, ठीक है। राजस्थान के 19 जिलों में ये चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 62 4 जून 2025 को राजस्थान के मेनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, इसे बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। तीसरा, यह वेटलैंड रात्रि नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बना है। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल ए और बी जो है वो सही है, सी जो है वो गलत है। ठीक है, 4 जून 2025 को जो राजस्थान के 2 स्थलों को जो है वेटलैंड में शामिल किया गया। पहला तो कौन सा था? मेनार, जो कि उदयपुर में है, और दूसरा जो है खींचन, ठीक है, जो कि अभी फलौदी में है। ये ऐसे जोधपुर में गिना जाता है खींचन। इनको जो है शामिल किया गया। अब मेनार जो है वो कहाँ है? उदयपुर में है। ये एक मीठे पानी का मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स सही हो जाएगा। इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है ये तालाबों के नाम गलत है। यहाँ पे कौन से तालाब आएंगे? ये 3 तालाबों से मिलकर बना है, ब्रह्मा तालाब, ढांड तालाब व खोरोदा तालाब, ठीक है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, ढांड और खोरोदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन 2 संस्थानों की मेजबानी में करवाया जाना प्रस्तावित है? ठीक है, तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू होने वाले हैं अपने राजस्थान में। तो इनकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर व राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जो है ये करवा रहे हैं। इस बार जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो मेजबानी है ये अपने राजस्थान को दी गई है, और ये इसका 5वां संस्करण है, और इसकी मेजबानी पहली बार राजस्थान को मिली है ना। और मैंने बता ही दिया, ये पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है ये इसको आयोजित कराएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पखीरुवंदी पीरा, ये इनकी कृति है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार मिला है भोगीलाल पाटीदार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। दोस्तों अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है आपको, कि हाँ मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ, वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों लाइक करो इसको, ठीक है। कमेंट करना कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, और भी आपको मतलब साइंस के टेस्ट चाहिए या फिर मैं इसको यहीं रोक दूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास इसी तरह के और वीडियोस आ सके, ठीक है दोस्तों। देखो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मतलब आप लोग अगर थोड़ा लाइक वगैरह कर दोगे, कमेंट कर दोगे, तो मुझे भी हौसला मिलेगा कि हाँ यार देखो, चलो मेरे को मेरी मेहनत का फल तो मिल रहा है ना दोस्तों। तो चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 65 पे। जून 2025 चांग व दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुद्रांश खंडेलवाल जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और इनका स्कोर जो है वो कितना रहा है? 236.3 अंक, ये इनका स्कोर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की डैश को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पान मेथी जो है इसको भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 67 सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है?
तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गांधी विद्या मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, केशवाना, जालोर में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है केशवाना जालोर में यहाँ कृषि अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, कौन सा है? कृषि अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, ना कि पशुधन अनुसंधान स्टेशन। चलिए नेक्स्ट 69, असुमेलित की पहचान करना है। अनुसंधान स्टेशन दे रखे हैं और संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश दे रखी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नवगांव। फोर्थ है ये क्या है अपने असुमेलित है। ठीक है, नवगांव जो है ये अलवर में है। पहली बात तो नवगांव यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये अलवर में है और इसका जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो थर्ड बी आ जाएगा। ठीक है, अलवर कहाँ है अपने भाई? अलवर थर्ड बी में आता है, तो नवगांव भी उसी में ही आएगा। बाकी सारे सही सुमेलित हैं तो आप इनको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसकी घटक प्रयोगशाला है? ठीक है, पिलानी झुंझुनू में है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, CSIR की जो है ये प्रयोगशाला है। चलिए, और ये भी हमें याद रखना है, अभी शायद पटवारी के एग्जाम में ये पूछा था कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो आपको पिलानी ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1953 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो पहली बात तो ये कि ये राष्ट्रीय जो शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है अपने? ठीक है, तो ये जो है ये अपने बीकानेर में है, पहली बात तो। फिर इसकी योजना कब इसकी जो स्थापना की गई? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई और कहाँ पे की गई? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1962 में मालपुरा टोंक में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, मालपुरा टोंक भी बोल सकते हैं आप इसको। और अविका नगर जो है इसको वर्तमान में ज्यादातर ऐसे अविका नगर बोलते हैं। ठीक है, अविका नगर 1962 में स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है। 1954 में मरुस्थलीय वनरोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई। यह देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। उपयुक्त में से असत्य कथन बताने हैं हमें, सत्य नहीं असत्य बताने हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल बी जो है वो असत्य है, बाकी दोनों कथन क्या है? सही है। पहली बात तो ये कि ये काजरी की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये काजरी की बात हो रही है, CAZRI, इसका फुल फॉर्म हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और ये मरुस्थलीय वनरोपण अनुसंधान के रूप में सबसे पहले इसकी स्थापना 1952 में हुई। ठीक है, 1952, तो ये 54 नहीं आएगा, यहाँ पे 52 आएगा। पहले इसकी 1952 में भारतीय मरुस्थलीय वनरोपण अनुसंधान के रूप में स्थापना हुई, फिर इसको बाद में जो है काजरी नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम 74, ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर श्री गंगानगर की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से हुई? ठीक है, केंद्रीय कृषि फार्म, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कनाडा के सहयोग से हुई है ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 76 चौपासनी जोधपुर में निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी शोध संस्थान जो है ये अपने चौपासनी जोधपुर में है और इसकी स्थापना जो है वो 1955 में हुई। दोस्तों कोई क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है, आपने कोई फैक्ट नहीं लिखा है तो आप अपनी नोटबुक में उस फैक्ट को, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और साथ के साथ याद करते हुए चलिए। दोस्तों आपकी परीक्षा में बहुत कम समय रहा है, 2 महीने रहे हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को गति दीजिए। तो 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, थार पारकल के लिए प्रसिद्ध है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना कब हुई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1978 में हुई है ये यांत्रिक कृषि फार्म कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान करते हैं। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है ना, आफरी की बात हो रही है तो ये अपने जोधपुर में है आफरी। फिर इसके बाद आता है आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, तो ये अपने जयपुर में है। राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, तो ये अपने जोधपुर में है। तो ये जोधपुर तो यार दो दो हो गए हैं, ठीक है, इसका आंसर जोधपुर है वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। भेड़ रोग अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है और सिरेमिक विद्युत अनुसंधान और विकास केंद्र जो है ये अपने बीकानेर में है, ठीक है। तो भेड़ रोग यहाँ पे टोंक की जगह आप जोधपुर देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। क्वेश्चन 80 राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो ये तो सबको ही पता होगा, बास्केटबॉल है, जिसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राज्य प्रतीक दे रखे हैं और अधिसूचना की दिनांक दे रखी है, तो इसमें जो है अपने थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पशुधन श्रेणी, तो इसका 19 सितंबर 2014 में ऊंट को जो है हमारा राज्य पशु घोषित किया गया, ठीक है, पशुधन श्रेणी में 19 सितंबर 2014 को। फिर आता है वृक्ष, तो वृक्ष यानी कि खेजड़ी वृक्ष की बात हो रही है, तो ये अपने 31 अक्टूबर 1983 को जो है इसकी अधिसूचना जारी हुई। फिर फूल, तो रोहिड़े का फूल जो है तो उसको रोहिड़े की अधिसूचना भी जो है अपने 31 अक्टूबर 1983 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फूल करके मैं एरो कर रही हूँ, ये फूल रोहिड़ा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो मिस प्रिंट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियोस लेके आती हूँ कि हाँ आप उसको सही कर सकें। इसकी अधिसूचना जो है ये भी 31 अक्टूबर 1983 को ही हुई थी, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आता है पशु वन्य जीव श्रेणी यानी कि चिंकारा, तो इसकी जो है 12 दिसंबर 1983 को हुई और ये 21 मई वाली जो बच गई है 21 मई 1982, इस दिन जो है कोडावन को जो है अपना राज्य पक्षी बताया गया था, ठीक है। कोडावन यानी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, गोडावन, ये उसकी अधिसूचना की दिनांक है। तो ये एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा था प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है। 82 क्वेश्चन था ये, प्रोसेपिस सिनेरेरिया जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, वृक्ष है, ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया जो है ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चिंकारा की भारतीय प्रजाति का नाम, वैज्ञानिक नाम गजेला बनेट्टी है। चिंकारा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है।
चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में है। उपयुक्त में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल सी जो है वो सही है ना, ए और बी जो है दोनों क्या है, गलत है। कैसे गलत है दोस्तों, अब हम उसके सही भी देख लेते हैं। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, गजेला बनेटी है, जबकि इसकी भारतीय प्रजाति जो है ना, ये भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला है। देखो बहुत छोटे छोटे माइनर माइनर चेंजेस है, हम ध्यान नहीं देते, हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। चिंकारा के वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है, लेकिन चिंकारा की भारतीय प्रजाति का नाम क्या है, गजेला गजेला है। बार बार दो बार गजेला है। चिंकारा मुख्यतः अपने पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है ना, पूर्वी राजस्थान में नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और इसका प्रजनन केंद्र जो है वो नाहरगढ़ अभयारण्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया। बी, इसी अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन गोडावण को पूर्णतः संरक्षित घोषित किया गया। उक्त में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ना तो ए और ना ही बी जो है असत्य है, यानी कि दोनों ही क्या है, सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बानसूर अलवर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और अपने कौन से ग्रंथ में किया? तो इसका सही आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन जो है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले प्रयोग किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उनका ग्रंथ था और 1912 में उन्होंने इसका प्रयोग किया। ठीक है, कब 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 87। निम्नलिखित मारवाड़ी की उपबोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गोड़वाड़ी फलौदी। ये गलत है। गोड़वाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, मुख्यतः जालोर व सिरोही के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, गोड़वाड़ी, जालोर और सिरोही, और पाली का भी थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है, तो ये पाली भी लिख देती हूँ मैं। इन सब क्षेत्रों में गोड़वाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वागड़ी जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, हाड़ौती जो है वो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। फिर मालवी जो है वो मालवा प्रदेश यानी कि झालावाड़ और प्रतापगढ़ के कुछ भागों में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। रांगड़ी बोली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। यह मेवाड़ी की उपबोली है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, केवल एक जो है वो सत्य है, पहला वाला सत्य है, दूसरा गलत है। यह बोली जो है अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है और यह मालवी की उपबोली है। ठीक है, मालवी आएगा यहाँ पे, मालवी की उपबोली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से एक पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मेरवाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम 91। ये अपने अब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। वायु के 1,00,000वें घनत्व जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर पदार्थ की किस अवस्था का निर्माण होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। BEC जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये, पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है ये। ठीक है, पांचवी अवस्था होती है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो किसने किया था? तो वीमैन, कॉर्लेन व कैटरली ने किया था और 2000 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो अपने को तो बस इतना बताना है कि अवस्था बतानी थी। तो ये BEC जो अवस्था है और ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। ठीक है, फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 92। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दर्शाता है?
तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था? क्या था कि तरंग प्रकृति रखने वाले कणों की स्थिति व संवेग दोनों का एक साथ एक समय पर निर्धारण करना संभव नहीं है ना? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। CaCO3 के 2 मोल जो है इसका भार जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, जब हम इसका भार निकालेंगे तो इसका कितना CaCO3 के 2 मोल का कितना आ जाएगा? 200 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा। CO2 का कितना होगा सबका बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आप निकालो तो 88 ग्राम होगा। फिर H2O के 10 मोल जो है इसका जो है वो कितना होगा? 180 ग्राम होगा। और ये सुक्रोज वाला जो है इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 68.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो है ये 200 ग्राम यानी कि CaCO3 के 2 मोल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 94, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2, 8 और 3 जो है करेक्ट हो जाएगा अपना। चलिए क्वेश्चन 95, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि, ठीक है, क्या दर्शाया? पहला, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। दूसरा, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है। तीसरा, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। और चौथा, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, रदरफोर्ड के संबंध में हमें बताना है, उनके अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 और 4 जो है वो सही है। पहला और तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 96, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, एटम जो है परमाणु के बारे में हमें कौन सा कथन गलत है वो बताना है। ये देख लेती हूँ मैं नीचे। अच्छा, बस इतना ही है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये क्या है अपने गलत है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्मतम कण है, मतलब वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, उसमें भाग लेता है। ठीक है, तो परमाणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 97, सामान्यतः त्रिसंयोजी 3 संयोजकता वाला परमाणु है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Al जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें जो संयोजकता यानी कि वैलेंसी जो है वो Al की है। ठीक है, Al जो है मतलब एल्यूमिनियम, है ना। Al यानी कि एल्यूमिनियम, यह जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 98, किस परमाणविक मॉडल के अनुसार निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही अवशोषण? ठीक है ना, तो है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बोर परमाणु मॉडल जो है। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि बोर के अनुसार परमाणु के केंद्र में उपस्थित नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं पाई जाती है उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, ये नाभिक है मान लो। ठीक है, इसके चारों ओर जो कक्षाएं रहती है उनमें ऊर्जा क्या है, स्थिर रहती है। अतः इन कक्षाओं में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते अलग अलग, ठीक है, इनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी नियत रहती है। ठीक है, ना तो बढ़ती है ना कम होती है। चलिए, तो ये बोर परमाणु मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, जैसे H2O है तो इसका अनुपात कितना होता है? 2:16 होता है। तो कितना हो गया? 1:8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजेनस मिक्सचर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, धुआं जो है वो करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है जहां n इज इक्वल टू कक्ष की संख्या। तो इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 2n2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 102। निम्न में से बहुपरमाणुक है ना, पॉली एटॉमिक जो है इनमें से कौन सा है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सल्फर। चलिए देखो मैं बता देती हूँ, आर्गन जो है Ar बोलते हैं इसको शॉर्ट में। आर्गन जो है ये एक परमाणविक है, ठीक है, एक परमाणिक है यानी वन एटॉमिक है। फिर सल्फर जो है ये अष्ट परमाणविक है, ठीक है, यानी बहुपरमाणविक है, ये S8 आता है इसको, ठीक है, तो ये अष्ट परमाणविक हो गया। हाइड्रोजन जो है ये अपना H2 होता है यानी कि द्विपरमाणविक है, और ऑक्सीजन भी क्या है, द्विपरमाणविक है, O2 होता है, ठीक है। तो इसमें से सल्फर जो है अपना सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103। निम्न में से यौगिक है, इनमें से कौन सा यौगिक है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जो जल जो है वो यौगिक है, बाकी सारे यौगिक नहीं है, बाकी क्या है, तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 104। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या है वह जो है अपने द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और द्रव्यमान संख्या जो है ये हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, MgO करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 106। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 63U जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HNO3 देखो मैं बता देती हूँ, 1 + 14 + 3 इंटू क्या है 16 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 15 + 48 इज इक्वल टू 63U आ जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो जिसका नहीं निकल रहा है वो देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में परिवर्तित कीजिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 107 जो है ये क्वेश्चन, इसका 2 नहीं आएगा, सॉरी, ये तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मोल इज इक्वल टू जी में मात्रा और अपॉन अणुभार जो है, तो ये 22/44 होगा, तो ये 0.5 जो है मोल इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 108। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है ये कूलाम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। उपयुक्त में से जो है सत्य कथन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है वो सत्य है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 109। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर बनाते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सॉरी दोस्तों, इसका जो है 1 मिनट, इसका आंसर जो है यौगिक होगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु जो है वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 110। एक तत्व X मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, Na यानी कि सोडियम जो है यह मुलायम धातु है, चाकू से काटा जा सकता है, वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है और जल में आग पकड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन 111। मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 पे चलते हम। धातुओं के गुण धर्मों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना तन्यता कहलाता है। धातुओं में सामान्यतः ध्रुवीय सोनोरस का गुण पाया जाता है। चौथा, सिल्वर व कॉपर धातु ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4 जो है वो सही है। दूसरा वाला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, धातुओं को पीटकर जो पतली चादर बनाई जाती है उसको अघात वर्धनीयता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अघात वर्धनीयता कहा जाता है। जबकि खींचकर जब उसको तार बनाते हैं ना, तार बनाते हैं तो उसको तन्यता कहा जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो कथन है वो सत्य ही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 113, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो हमें असत्य बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो ये कथन अपना क्या है? गलत है। ठीक है, मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, जिसमें कम से कम एक जो तत्व है वो धातु होती है। ठीक है, तो विषमांगी नहीं, ये क्या है? समांगी मिश्रण है। बाकी सारे कथन जो है ये सत्य है, तो आप इसको आराम से पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु एक द्रव्य है? ठीक है, नॉन मेटल इज अ लिक्विड, तो इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन ब्रोमीन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मैं ये कैसा एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, आप जरूर कमेंट में मेरे को बताना, तो ताकि मैं भी अगर कुछ सुधार करना है तो सुधार कर सकूँ। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान लेकिन भौतिक गुण जो है वो अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों ही क्या है अपने सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116, हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है, तो ये Sb किस तत्व का प्रतीक है? Sb यानी कि स्टीबम जो है, ठीक है, तो ये किस तत्व का प्रतीक है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटीमनी। Sb जो है इसको बोलते हैं स्टीबम। ठीक है, और ये इसका लैटिन नाम है। ठीक है, लैटिन नाम है ये, तो ये एंटीमनी का नाम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गैल्मियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किस नियम के द्वारा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना समझाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑफ बाउ का नियम जो है। ऑफ बो जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है ना, क्या है? ऑफ बो। ठीक है, ऑफ बो जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना। ठीक है, यह परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना समझाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, ये अपने गणित के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बार वाला क्वेश्चन है, तो यह किसके बराबर है? तो इसका पहला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से कॉपी लेके मतलब सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फिर देखिए कि जो आंसर बता रही हूँ वो आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे गणित के सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व कराने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, है ना। तो इसको आप आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122, यदि 0.1111 इज इक्वल टू 1/9 है तो 0.444 किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 4/9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, एक अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित दशमलव संख्या स्वरूप होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है?
एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125। x प्लस वाई अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है जो, तो वह क्या? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, x और y के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से असत्य कथन है, इसमें से हमें असत्य बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। यह असत्य है क्योंकि सभी जो पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सारी जो पूर्णांक संख्या है वह क्या होती है? परिमेय होती है। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, सारी परिमेय जो है वो पूर्णांक हो यह क्या है? आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 127। एक अनुपात युक्त संख्या का दशमलव स्वरूप होगा, पहला अंत रहित व पुनरावृत्ति युक्त होता है, दूसरा अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है, तीसरा अंत युक्त होता है। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, केवल 1 और 3 जो है वो सही है, दूसरा वाला कथन अपने क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। दो दी हुई दो परिमेय संख्या के बीच में हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्या दे रखी है, उसके बीच में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अपरिमित रूप में अनेक परिमेय संख्याएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, तो इसको 129 को जो है दोस्तों इन कलाम एकेडमी वालों ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, लेकिन इन्होंने जो है इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 130। सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। परिमेय संख्या 33, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 दशमलव स्थान जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए आप आराम से, क्वेश्चन को थोड़ा मैं अच्छे से, हाँ इसको आप आराम से पढ़िए, ठीक है, 1 मिनट तक, और फिर इसको देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए बी व डी जो है वो सही है, ए बी डी जो है वो सही है, सी वाला जो कथन है वो क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 133। ठीक है, इसमें हमको जो है डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है, दशमलव प्रसार बताना है इसका। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये अपने आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.8333 है ना। तो अपन क्या लिखेंगे उसको? 0. ये ऐसे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? ठीक है, वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि रियल नंबर कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम 135। संख्या दे रखी है हमको, इसका दशमलवीय प्रसार दशमलव के कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। संख्या दे रखी है हमको और हमें इसका जो मान बताना है, यानी कि वैल्यू बताना है इस संख्या का। तो इसका सही जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से सत्य कथन है, इसमें से सत्य कथन बताना है। पहला, संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दूसरा, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एकमात्र सम संख्या है।
तीसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। तो इसमें से हमें सही बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा जो है तीनों ही क्या है, सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138। यदि 31p5 3 का गुणज है जहां p दहाई का अंक है तो p का अधिकतम मान है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 9 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। यदि मानक रूप में लिखी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों अंकों के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड हो न हो तो वह संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो क्या शांत दशमलव जो है वह संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर बताना है हमको। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1.5 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। निम्न को घटते क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, घटते क्रम में हमको इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। सूची 1 और 2 का हमें मिलान करना है। इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। सूची 1 और 2 को हमको मिलान करना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। ए जो है उसका है थर्ड, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, बी में जो है वो फर्स्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, सी में जो है ये 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, और डी में जो है अपना क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। इसमें हमको करेक्ट आंसर बताना है, ये पूरे दे रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से सत्य कथन है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल जो 4 है वो सही है। ठीक है, 4 वाला, बाकी तीनों क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। ऐसा नहीं कि देखो दोस्तों उपयुक्त सभी लिखा था, उपयुक्त सभी कर दो, नहीं, हर बार उपयुक्त सभी नहीं होगा, हमें उसको अच्छे से पढ़ना होगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट 145। क्वेश्चन 145। पृथ्वी में 135, ठीक है, 3 इतना जो किलोमीटर स्क्वायर है वो समुद्र जल है, इसका मानक रूप है। ठीक है, तो हमको इसका मानक रूप बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। क्वेश्चन 146 दे रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, इज इक्वल टू, अगर आपके पास 1/27 है तो x माइनस वाई बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 0 जो है वो करेक्ट है अपना आंसर। एक मिनट दोस्तों, ये आंसर गलत है। ठीक है, 0 नहीं आएगा इसमें, अपना आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 वाला जो है, डी वाला जो है, ये अपना करेक्ट है। ठीक है, कभी कभी ये लोग आंसर गलत दे देते हैं। ठीक है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 147। इसमें हमको इसकी मान बताना है, ठीक है, वैल्यू बतानी है इसमें, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 13 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? कितने प्राइम नंबर आते हैं 1 से 30 के बीच में? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुल 10 आएंगे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कोई भी कर लेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। ठीक है, ये एक संख्या दे रखी है, हमको इसको बताना है कि ये क्या है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो ये √3 जो है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये पूरा जो संख्या है, एक मिनट,
ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 अपने क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये 2√3 जो है ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इतनी सारी संख्याएं दे रखी है, √23, 225, ठीक है, फिर ये 0.3796, √7 संख्याओं में परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें से जो परिमेय संख्या है उनका योग क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 23 और जो ये 7, एक मिनट, ये 23 वाली और ये 7 वाली क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना, और बाकी जो ये 225 और ये 0 वाली है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। तो इन दोनों का मान पूछा है हमको, तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का अपना माइनर टेस्ट 1 जो है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग बताना मुझे कि कैसा लगा आप लोगों को, मैंने कैसा एक्सप्लेन किया, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे जो भी टेस्ट डालूंगी साइंस मैथ्स वालों के लिए तो वो आप लोग देख लेना। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।